नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आज के इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे खालिस्तानी समर्थकों में होने जा रहे दो फाड़ों की। कुछ समय पहले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते सुना गया था, लेकिन अब पूर्व खालिस्तानी नेता जसवंत सिंह ठेकेदार ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़ दी हैं। दरअसल दल खालसा संगठन के संस्थापक और पूर्व खालिस्तानी नेता जसवंत सिंह ठेकेदार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है। प्रधानमंत्री मोदी सिख समुदाय का काफी सम्मान करते हैं और इसके लोगों के लिए उन्होंने कई काम किए हैं। पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, छोटे साहिबजादों के बारे में लोगों को जागरूक किया और लोगों को ब्लैकलिस्ट करने पर रोक लगाई। पूर्व खालिस्तानी नेता जसवंत सिंह ने वारिस पंजाब देश संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह की भी आलोचना की। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह बीते दिनों पंजाब के अजनाला में पुलिस के साथ झड़प के मामले को लेकर चर्चा में आए थे। गौरतलब है कि पूर्व खालिस्तानी नेता का ये बयान खालिस्तानी समर्थकों के बीच दो फाड़ के रूप में देखा जाने लगा है। दरअसल अमृतपाल की प्रेरणा भिंडरावाला है। जर्नैल सिंह भिंडरावाला भी आनंद साहिब रेजोल्यूशंस का ही एक कट्टर समर्थक था। एक रागी के रूप में सफर शुरू करने वाला भिंडरावाला आगे चलकर आतंकी बन गया। 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाले का विरोध किया वो उसके हिट लिस्ट पे आता चला गया। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावों में मौजूदा भारतीय राज्य पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। अब एक बार फिर अमृतपाल सिंह खालिस्तानी समर्थकों के सोए हुए जमीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जसवंत सिंह ठेकेदार के पीएम मोदी पर दिए बयान से खालिस्तानी समर्थकों में दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा संसद और विधानसभा चुनावों में अनिवार्य मतदान की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उपाध्याय ने बुधवार को याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि मतदान एक विकल्प है और न्यायाधीश कानूनविद नहीं है जो इस तरह के निर्देश पारित कर सकते हैं। पीठ ने आगे टिप्पणी की थी कि यदि याचिका वापस नहीं ली जाती तो जुर्माना लगेगा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका वापस ले ली। उपाध्याय ने मतदाताओं के मतदान को बढ़ाने, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने, लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार करने और मतदान के अधिकार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विधि आयोग से अनिवार्य मतदान पर एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी मांगे थे। उनकी दलील के अनुसार कम मतदान प्रतिशत भारत में एक समस्या है और अनिवार्य मतदान इसे हल करने में मदद कर सकता है, खासकर हाशिए के समुदायों के बीच। जनहित याचिका में कहा गया, ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज हो और सरकार लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधि हो। जब मतदाता मतदान अधिक होता है तो सरकार लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होती है और उनके सर्वोत्तम हित में कार्य करने की अधिक संभावना होती है। याचिका में आगे कहा गया, अनिवार्य मतदान सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों के एक बड़े और अधिक प्रतिनिधि समूह द्वारा चुना जाता है। ये सरकार की वैधता को बढ़ाता है और लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान जारी कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। कई बार नकारे जाने के बाद राहुल गांधी अब देश विरोधी टूलकिट के मेंबर बन गए हैं। जब देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और G20 की बैठकें भारत में हो रही हैं, तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए। तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि वो इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं।
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अडानी मामले से भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह की कोशिशें कर रही है। सरकार के 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर सदन में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मैं सदन में अपनी बात रखूं। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे दिन दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। संसद भवन के दोनों सदनों में जहां बीजेपी कांग्रेस को राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस अडानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रही है। संसद के चौथे दिन राहुल गांधी लोकसभा गए और ये दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सदन में संबोधन के दौरान आप सरकार के दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम को सराहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि आम आदमी पार्टी के शिक्षा क्षेत्र में सुधार पर ध्यान देने के कारण छात्र अब पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के गुण हैं। कोविड-19 वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था में और वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। फिर भी दिल्ली मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों का एक गढ़ बनी हुई है। दिल्ली का जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 2016-17 के 6,16,085 करोड़ से बढ़कर 2021-22 के दौरान 9,23,967 करोड़ हो गया, जिसमें 50% की वृद्धि हुई। देश की कुल जनसंख्या में 1.52% की हिस्सेदारी के बावजूद करंट प्राइस में एनजीडीपी में दिल्ली का योगदान 4.22% है। 2020-21 के दौरान 3,44,136 रुपए की तुलना में 2021-22 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 16.8% वृद्धि करते हुए 4 लाख। दिल्ली के एलजी ने आगे कहा कि पुराने अस्पतालों की अवसंरचना में सुधार किया जा रहा है और नए अस्पतालों के निर्माण से मरीजों के लिए 16,000 से ज़्यादा बिस्तरों की सुविधा होगी और मौजूदा अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। दिल्ली के एलजी ने आगे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दिल्ली में कई अंडरपास, फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं और पूरे शहर में कुल 1,35,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरी दिल्ली में कुल 500 राष्ट्रीय झंडे फहराए गए और सरकारी स्कूलों में करीब 20,000 कमरे बनाए गए हैं। हालांकि अपना भाषण पूरा कर सदन से बाहर आए एलजी ने एक बार फिर अपने और आप सरकार के रिश्ते पर बात कही। कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जो मर्यादाएं होती हैं बोलने की वो टूटी हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा। एक पेड़ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है हवा के लिए, वो मैं यहाँ पर कहकर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि रोज़ गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से टूटते नहीं है रिश्ते मेरे। तो रिश्ते बने रहेंगे ऐसा? बिल्कुल बने। बजट सत्र की शुरुआत में और सदन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के संबोधन के दौरान हंगामा भी देखने को मिला और आप और विपक्षी दल बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बीजेपी के 3 विधायकों को सदन से बाहर भी कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि आज भी मार्केट्स में थोड़ा सा ग्रीन का आपको दिखाई देगा अंश। 355 पॉइंट्स आज मार्केट बढ़ा हुआ है। उसका देखिए कारण क्या है। कारण एक तो ये कि जो ग्लोबल मार्केट्स में अफरा तफरी मची हुई थी, एक पैनिक का सिचुएशन था, क्योंकि बैंक्स फेल हो रहे थे। अमेरिका में बैंक्स फेल हुए, फिर यूरोप में हो रहे थे। तो कल पहले क्रेडिट सुई का जो एक स्विट्ज़रलैंड का बैंक है, तो उसका जो सेंट्रल बैंक है वहाँ का, स्विट्ज़रलैंड का बहुत बड़ा सेंट्रल बैंक,
आपको पता ही है स्विट्ज़रलैंड और पैसा एक तरीके से सिनोनिमस होते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम क्रेडिट सुई को सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ यूरोप में सिचुएशन बेटर हुई, मार्केट्स बढ़े। उसके बाद कल रात को ये हुआ कि जो अमेरिका के टॉप बैंक्स हैं, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, इस तरीके के जो बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने कहा कि जो छोटे बैंक्स जो फेल होने लग रहे हैं उसमें वो एक फर्स्ट रिपब्लिक करके बैंक है, उसमें $30 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे। तो जब इतने सारे बैंक्स एक बैंक छोटे बैंक के पीछे आके जब उन्होंने अपना सपोर्ट दे दिया तो वो जो बैंक है वो मजबूत हो गया, उसका स्टॉक भी इम्प्रूवमेंट में आ गया। तो अमेरिकन मार्केट्स भी रिकवर कर गए। तो आज रिकवरी इसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में भी आप देख रहे हैं। तो अब आपको हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की तरफ लेके चलते हैं। आपके सामने पतंजलि फूड्स, पहले इसका नाम आप जानते हैं रुचि सोया होया करता था, उसको लिया था, अब ये पतंजलि फूड्स बन चुका है। अब ये देखिए स्टॉक डाउन है कोई 4% से ज़्यादा। ये 2 दिन से स्टॉक डाउन चल रहा है क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्होंने जो प्रोमोटर्स हैं इनके, उनका जो होल्डिंग है वो फ्रीज़ कर दिया है। फ्रीज़ इसलिए कर दिया है कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए एक कंपनी में वो कंप्लाई नहीं कर रही है कंपनी, तो इसकी वजह से उनका प्रोमोटर होल्डिंग फ्रीज कर दिया गया है। उसके बाद आज न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक कौन सा है आपके सामने, बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मार्जिनली डाउन। इसमें कल अचानक से रात को इनके जो एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथन हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उसको लेके सुबह थोड़ा अनसर्टेनिटी था। उनका सक्सेसर तो अपॉइंट हो गया पर क्योंकि एग्जिट अनएक्सपेक्टेड था तो उसकी वजह से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी स्टॉक में चल रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ अचानक से एग्जिट करता है तो थोड़ा सा उसमें वॉलेटिलिटी आता है। उसके अलावा देखिए आज जो बड़ा मूवमेंट रहा है वो आईटी स्टॉक्स में रहा है। HCL टेक्नोलॉजी सेंसेक्स का बड़ा स्टॉक, हैवी वेट आईटी कंपनी 3% से ज़्यादा। उसके अलावा आप देखिए KPIT टेक्नोलॉजीज, ये 52 वीक हाई आज इन्होंने बनाया। इस कंपनी ने 6% से स्टॉक ज़्यादा आप ही आज किया था। तो ग्लोबल मार्केट सब काम है, मतलब शांति की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बैंक्स को प्रोटेक्ट कर दिया गया है। इंडिया में आज आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा था और मार्केट्स में रिकवरी हफ्ते के आखिरी दिन में।